हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आज नया चैप्टर गुडविल। गुडविल अपने आप में एक चैप्टर तो नहीं है, मगर गुडविल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, समझ लीजिए आपके लिए एक टूल है ऐसा जो आपकी पार्टनरशिप में हर जगह काम आएगा। हर जगह इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का केस हो, चाहे वो एडमिशन का केस हो, चाहे रिटायरमेंट का या फिर डेथ का केस हो। गुडविल की कैलकुलेशन हर जगह आपको करनी पड़ेगी। तो गुडविल आपका एक सपोर्टिंग टूल है जिसके बिहाफ पे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन अगर गुडविल की बात करें तो स्पाइसर्स एंड पैगलर ने एक डेफिनेशन दी थी। अकॉर्डिंग टू द स्पाइसर्स एंड पैगलर, goodwill may be said to be that elements arising from the reputation, connections or other advantages processed by a business which enable it to earn greater profit than the returns normally to be expected on the capital represented by the net tangible assets employed in the business। यानी कि बिजनेस के अंदर जो पैसा एम्प्लॉयर के द्वारा लगाया गया है, ओनर के द्वारा लगाया गया है, पार्टनर्स के द्वारा लगाया गया है, उसमें नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज़्यादा प्रॉफिट आ सकता है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल। तो गुडविल एक ऐसा एलिमेंट है जो बेसिकली रेपुटेशन से कुछ एडवांटेजेस होते हैं, बिजनेस की लोकेशंस के साथ होते हैं, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों के कनेक्शंस होते हैं हाई लेवल पे। तो उन सब चीज़ों से वो फर्म अपने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए कामयाब हो जाते हैं। तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल। ये सारी बातें गुडविल की वजह से होती हैं। हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न या ज़्यादा सेल्स करने का तभी सोच सकते हैं जब हमारी बाज़ार के अंदर गुडविल होती है। तो गुडविल बेसिकली एक मैग्नेट की तरह काम करती है। मैग्नेट का मतलब होता है वो अपने आप आपके लिए कस्टमर को, क्लाइंट्स को खींच के लेके आती है। तो क्यों? क्योंकि आपकी गुडविल है बाजार में। अगर गुडविल ज़्यादा होती है, आपकी मैग्नेट बहुत अच्छी तरह से काम करती है, तो आपके पास क्लाइंट्स की, बिजनेस की कोई कमी नहीं होगी। तो यही काम करती है गुडविल बिजनेस के लिए। मीनिंग ऑफ गुडविल में, इट इज़ द वैल्यू ऑफ क्वांटिफिएबल एसेट्स, यानी कि रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस एंड कैलकुलेटेड एज पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। नॉर्मली जब हम कोई बिज़नेस सेल करने की बात करते हैं तो बिज़नेस की जो फिजिकल एसेट्स होती हैं उनसे कहीं ज़्यादा बिज़नेस की गुडविल होती है। जैसे बहुत सारे नाम हैं जिनको आप जानते हैं। आप जानते इसलिए हैं क्योंकि उनके प्रोडक्ट के अंदर उनकी क्वालिटी है, और उस क्वालिटी का मतलब होता है आप उस प्रोडक्ट को ज़्यादा रेट पर भी, उसके जैसे सेम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी कंपनियां बेचती हैं, मगर आप उसी प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल है, चाहे वो महंगा भी देता है। जैसे हल्दीराम के प्रोडक्ट हैं, उन सभी को आप ज़्यादा रेट पे भी खरीद सकते हैं, बल्कि उससे सस्ते दामों पर उसके सेम चीज़ें आपको बाज़ार में अवेलेबल हैं, मगर हल्दीराम के नाम से ज़्यादा चीज़ें आराम से लोग महंगे रेटों पे खरीद लेते हैं। क्यों? उसके प्रोडक्ट पे लोगों को रिलायंस है, ट्रस्ट है, और उसकी बाज़ार में एक रेपुटेशन है कि ये व्यक्ति गलत माल नहीं बेचेगा। ऐसे ही टाटा के ऊपर बहुत सारी चीज़ों पे जो बहुत सारी चीज़ें टाटा बेचता है तो उसके ऊपर भी ट्रस्ट है, तो उसकी बाज़ार में गुडविल है। तो आप महंगा भी प्रोडक्ट ले लेंगे, मगर आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो क्वालिटी प्रोडक्ट देने वाले लोग कोई ना कोई वजह से उनकी गुडविल बाज़ार में होती है, और उस गुडविल की वजह से उनकी सेल और प्रॉफिट में इजाफा होता रहता है। तो गुडविल इज अ क्वांटिफिएबल असेट, रेपुटेशन को कहते हैं गुडविल। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स विच प्लेसेस एन एंटरप्राइजेस एट एन एडवांटेजियस पोजिशन ड्यू टू विच द एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। यानी कि अपनी सेल करने के लिए लोगों को बार बार एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। उनकी पिछले सालों के जो एफर्ट्स थे वो सारे काम आ रहे हैं, और उनकी वजह से बाज़ार में उनकी गुडविल है, और उस वजह से
बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए उनको एक एडवांटेज मिल जाती है और वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए कामयाब हो जाते हैं। इट इज़ सो बिकॉज द एफर्ट्स मेड इन द पास्ट पुट द एंटरप्राइजेस इन एन एडवांटेजियस पोजीशन, और उसके जो पास्ट के जो एफर्ट्स होते हैं वही उसके लिए काम आते हैं। तो ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारी गुडविल बनती कैसे है। हमारी गुडविल नॉर्मली हमारे पास्ट एफर्ट्स की वजह से बनती है और उस वजह से हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए कामयाब हो जाते हैं। जो गुडविल होती है वो दो तरह से हम डील करते हैं। पहली गुडविल होती है परचेज गुडविल या दूसरे में सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। ये हमारे पास्ट की वजह से कहीं ना कहीं पे जनरेट हो जाती है। कई वजह होती हैं गुडविल पास्ट सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। हम कई सालों से एक तरह का काम करते हैं तो लोग हमको जानते हैं और हमारे सामान को, हमारे काम को जानते हैं, तो एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमारी बनती चली जाती है। मगर कई बार क्या होता है कि हमने अपना बिजनेस किसी और से खरीदा। मान लीजिए हम किसी एक रेप्यूटेड कंपनी का बिजनेस खरीदते हैं, तो अगर उसकी परचेज असेट देखेंगे और टोटल लायबिलिटी देखेंगे तो गुडविल उसकी जो वैल्यू होगी वो हो सकता है 10 लाख रुपए उसकी टोटल वैल्यू बिजनेस की हो। टोटल वैल्यू बिजनेस की मतलब उसकी जो टोटल असेट्स हैं उसमें से टोटल लायबिलिटी अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारी बिजनेस की वैल्यू आ जाती है कि बिजनेस 10 लाख की उसके असेट्स हैं और 6 लाख की लायबिलिटी हैं, तो एक्चुअली बिजनेस होता है 4 लाख का। मगर उसके बावजूद भी हम उस बिजनेस को 10 लाख में खरीदते हैं, तो इसका मतलब 6 लाख रुपए उस बिजनेस की गुडविल है और 4 लाख रुपए की हमारे पास टोटल असेट्स हैं, नेट असेट्स है, मतलब उसमें से लायबिलिटी हटाने के बाद। तो फिर हमने भी उसके 4 लाख की जगह 10 लाख रुपए पे इसलिए क्यों? क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू है, उसका नाम है बाजार में, हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे अपना माल बेचने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो उसके क्लाइंट्स चले आ रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उन सामानों को हम आसानी से बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए बेच सकेंगे। तो इस तरह की गुडविल जो हम किसी के बिजनेस के साथ खरीदते हैं तो वो परचेज गुडविल कहलाती है। तो यानी कि गुडविल परचेज गुडविल हो गई और सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो गई। जो परचेज गुडविल होती है इट मे बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स शोन इन द बैलेंस शीट। परचेज गुडविल एक नॉर्मल एसेट्स की तरह बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई जाती है, क्योंकि हमने कहीं से परचेज की है तो हमारे लिए तो एक असेट ही है, चाहे वो इंटेंजिबल असेट्स ही क्यों ना हो, फिर भी हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा सकते हैं। AS 26 इंटेंजिबल असेट्स अलाउज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ परचेज गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। रिकॉग्निशन ऑफ परचेज गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि अगर आप AS 26 को फॉलो करें, AS 26 को फॉलो करना ही पड़ता है क्योंकि गुडविल के से रिलेटेड अकाउंटिंग टर्म्स को उसमें डिफाइन किया हुआ है कि हम गुडविल को किस तरह से मैनेज करेंगे अपने अकाउंटिंग में। तो गुडविल के लिए उन्होंने AS 26 में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंटेंजिबल असेट्स लाइक गुडविल को हम अपनी बुक्स में किस तरह से दिखा सकते हैं। तो AS 26 को अभी समझेंगे हम। ऐसी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम अपनी बुक्स में नहीं दिखा सकते। एज पर AS 26 इंटेंजिबल असेट्स डज नॉट अलाउ टू रिकॉग्नाइज सेल्फ जनरेटेड गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि आप अपनी बुक्स के अंदर सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी कि कई सालों की मेहनत जो होती है उसको अपनी बुक्स में नहीं शो कर सकते, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 AS 26 आपको ये करने से अलाउ नहीं करता। परचेज गुडविल क्या चीज़ होती है अभी आपको बताया। परचेज गुडविल इज दैट गुडविल which is acquired by a firm for a consideration whether paid in cash or in kind, it is accounted in the books of account। परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जो हमने किसी और फर्म से एक्वायर की जाती है और उसके लिए हमने कुछ ना कुछ मनीज वर्थ में या कैश में या काइंड में कोई भी पेमेंट की गई होती है और उसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा सकते हैं एज पर AS 26। सेल्फ जनरेटेड गुडविल is the goodwill which is not purchased for consideration but it is earned by the efforts of management. It is not accounted in the books of accounts. Self generated goodwill हम किसी से परचेज नहीं करते बट अपने पास्ट एफर्ट्स की वजह से जनरेट कर लेते हैं, अर्न कर लेते हैं जो मैनेजमेंट के पास एफर्ट्स होते हैं और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाता। इट इज़ नॉट अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
आगे चलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में जो बताता है वो कहता है इंटेंजिबल एसेट्स इज एन एसेट्स दैट लैक्स, मतलब डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनका अपने आप में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, यानी कि हम उसको टच नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, मगर फील कर सकते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट्स एक पावर टाइप काम करती है। एस 26 इंटेंजिबल एसेट्स प्रिस्क्राइब्ड एज एसेट्स इज नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अनलेस मनी और मनीज वर्थ इज पेड फॉर द एसेट, यानी कि कोई भी एसेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर तब तक नहीं दिखाई जा सकती। इंटेंजिबल एसेट्स के रेफरेंस में बात हो रही है। कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स तब तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाई जा सकती जब तक उसके लिए हमने इन टर्म्स ऑफ मनी या मनी वर्थ के रूप में कुछ ना कुछ पेमेंट नहीं की गई हो। इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल शुड बी रिटर्न ऑफ इन द बेस्ट एस्टिमेट्स ऑफ यूजफुल लाइफ बट नॉट लेटर देन 10 years फ्रॉम द डेट इट इज एक्वायर्ड। जो गुडविल होती है अगर हमने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दिया तो उसको हमारे पास जो उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है उसके अंदर अंदर उसको रिटर्न ऑफ ख़त्म करना होता है। और अगर ये भी डिसाइड नहीं हो पा रहा हो तो मैक्सिमम 10 years तक हम उस गुडविल को ख़त्म करना ही पड़ेगा एज पर AS 26, यानी कि गुडविल का रिटर्न ऑफ पीरियड मैक्सिमम 10 years हो सकता है अगर उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ नहीं निकल पा रही है। इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल मे बी रिटर्न ऑफ इन अ पीरियड ऑफ मोर देन 10 years इफ द लाइफ ऑफ गुडविल इज सर्टिफाइड टू हैव ए लॉन्गर लाइफ। अगर आपने किसी से सर्टिफाइड करवा लिया है कि आपकी जो गुडविल की लाइफ है वो 10 साल से भी ज़्यादा है तो हम इसको 10 साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड में भी रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। मगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर मैक्सिमम इसकी यूजफुल एस्टिमेटेड लाइफ या फिर 10 years मैक्सिमम तक हम इसको रिटर्न ऑफ करेंगे। अब ये सर रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है? रिटर्न ऑफ का मतलब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। नॉर्मल कोर्स में रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि आपको उससे रिलेटेड अमाउंट राइट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल देना, यानी कि उसको एक एक्सपेंस के रूप में चार्ज कर लेना। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल का बेसिक नेचर होता है इट इज़ अ वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट्स। वैल्यूएबल भी सामने लगाया गया है। वैल्यूएबल का मतलब है काफ़ी कीमती सामान है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास जो बिजनेस है उसकी एक्चुअली टोटल नेट एसेट वैल्यू तो 4 लाख की है, मगर उस बिजनेस को आपने 10 लाख रुपए में लिया तो 10 लाख रुपए का मतलब 6 लाख रुपए उसकी गुडविल की वैल्यू है। इट इज़ अ वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट्स। इट इज़ नॉट अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट unless consideration is paid for it. Therefore, self-generated goodwill is not accounted in the books of account. Whereas purchase goodwill is accounted, it is not accounted because its value is subjective and is not evidenced by the payment. इसकी वैल्यू को हम परचेज गुडविल की वैल्यू को हम अकाउंट्स में दिखा सकते हैं, मगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते, क्योंकि गुडविल एक सब्जेक्टिव मैटर होता है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से गुडविल की वैल्यू निकाल सकता है और उसकी एविडेंस, कोई पेमेंट की एविडेंस नहीं होती तो एग्जैक्ट अमाउंट हमारे पास नहीं आ पाता। तो अमाउंट डज नॉट एक्सचेंज हैंड्स, क्योंकि आपने पैसों का लेन देन नहीं किया उसके लिए। सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो इसको हम अकाउंट्स के अंदर नहीं दिखा सकते। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल को हम अकाउंट्स में दिखा सकते हैं, क्योंकि उसके एवज में आपने पेमेंट की है। ऑन द अदर हैंड परचेज गुडविल इज अकाउंटेड बीइंग एविडेंस बाय पेमेंट। अब गुडविल की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हम इसकी वैल्यू करते हैं जब हम अपनी बुक्स में नहीं दिखा सकते? गुडविल की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जब कोई पार्टनर्स होते हैं तो उनके बीच में कई तरह की डील्स होती रहती हैं बीच में। जैसे कोई पार्टनर्स के बीच में कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है तो गुडविल की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको वैल्यू करने की रिक्वायरमेंट होती है। एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे और अमलगमेशन के टाइम पे अगर कंपनी के अंदर कन्वर्ट किया जाए पार्टनरशिप को तो उस टाइम पे, यानी कि नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हेन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, व्हेन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज ए गोइंग कंसर्न, उसको बेचा जा रहा है, टू और मोर फर्म्स अमलगमेट, पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी। यानी कि ये सारे केस आपको याद करने पड़ेंगे और इट्स अ वेरी
गुड क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है। वो पेपर में इस तरह भी आ सकता है कि अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या न्यू पार्टनर्स के एडमिशन या रिटायरमेंट और डेथ के अलावा कौन से इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जब हमें गुडविल की वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अमलगमेशन का एक इंसिडेंट होता है ऐसा, और पार्टनरशिप फर्म को अगर कंपनी के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो ऐसी कंसर्न आ जाती है, या पार्टनरशिप फर्म को सेल किया जाता है तो हमें गुडविल की वैल्यू निकालने की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करेंगे जरूर से, 1 नंबर में पेपर में आएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ये गुडविल होती है, ये गुडविल के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं। गुडविल के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, उसको हम थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। गुडविल ऑफ ए फर्म इज अफेक्टेड बाय ऑल द फैक्टर्स विच इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, यानी कि वो सारे फैक्टर्स जिससे फर्म की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती हो, वही सारे फैक्टर गुडविल को इफेक्ट करते हैं। यानी कि अगर कोई भी फैक्टर कंपनी की अर्निंग को इफेक्ट कर पा रहा है पॉजिटिव वे में, तो हमारी बेसिकली गुडविल की वजह से ही ऐसा हो रहा है। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं कि हमारी अर्निंग जिससे बढ़ती है। फर्स्ट है एफिशिएंट मैनेजमेंट, एक ऐसा मैनेजमेंट जो मिनिमम कॉस्ट में अच्छे से अच्छा आउटपुट निकाल के देता है, उसी को बोलते हैं एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा तो कोई भी व्यक्ति उससे डील करना चाहेगा, क्योंकि उनकी एक एफिशिएंट मैनेजमेंट की पिक्चर सभी के दिमाग में है और उनकी गुडविल इस वजह से बनी हुई है। दूसरा पॉइंट है फेवरेबल लोकेशन। अगर किसी की शॉप, अगर किसी का बिजनेस एक अच्छी फेवरेबल लोकेशन पे होगा, कोई बिजनेस लोकेशन पे होगा, ऑन रोड होगा, तो उसकी गुडविल अपने आप में अंदर वाली बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन से कहीं ज़्यादा होती है। थर्ड पॉइंट है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि अगर आपके पास फ्यूचर के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं कि आपके पास जो आप डील करते हैं, जिसमें काम करते हैं, अगर फ्यूचर के लिए भी आपके पास अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी कि आपके पास 1-2 महीने या 4 महीने 6 महीने का आगे का काम अवेलेबल है, तो इससे भी एक गुडविल बन जाती है, क्योंकि आपका काम लगातार चलता रहता है और आपके हाथ में लगातार काम है, और इस वजह से लोग आपको देखते हैं कि भाई इनके पास ऑलरेडी इतना काम है, तो इसका मतलब इनका काम अच्छा ही होगा। तो फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक गुडविल की फैक्टर्स के रूप में काम करता है। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, जब किसी बिजनेस को काफ़ी समय हो जाता है एस्टेब्लिशमेंट किए हुए, कई साल हो जाते हैं, जैसे अभी नाम बताया आपको, हल्दीराम है, टाटाज हैं, बिरलाज हैं, अदानीज हैं, ये बहुत सारे लोग, गोदरेज हैं, महिंद्राज हैं, कोटक हैं, तो ये बहुत सारे लोग जिनको आप बाय नेम जानते हैं, इनका एस्टेब्लिशमेंट आज से कई साल पहले से 40-50 साल पहले से भी इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, और इस वजह से लोग इनके नाम को अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। तो किसी की नो हाउ ही गुडविल होती है कि इतना पुराना बिजनेस चला आ रहा है और ये लगातार कंपनी के अंदर प्रॉफिट आता है, तो इस वजह से इनकी गुडविल लगातार बनी रहती है। एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट्स एक ऐसी चीज़ होती है जिससे एक आपको राइट मिल जाता है कि वो प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के लिए आपके अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकता। तो इस तरह की एडवांटेज अगर आपको मिल जाए तो आपकी बाज़ार में गुडविल हो जाती है। जैसे आप रिसेंट सिनेरियो में कोरोना की मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, उसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, अगर कोई कंपनी आज कोरोना की मेडिसिन या वैक्सीन बना लेता है तो उसको वो पेटेंट करा लेगा, नॉर्मली ऐसा समझा जाता है। तो पेटेंट कराने के बाद सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी उस दवा को बेच पाएगी। तो पेटेंट कराने का पीरियड अलग अलग हो सकता है, पेटेंट का पीरियड हो सकता है उसको 1 साल का मिल जाए, 2 साल का मिल जाए, तो 1 या 2 साल में हो सकता है वो पेटेंट हुई दवा आपको 10,000 रुपये में भी ना मिल पाए, मगर पेटेंट ख़त्म होने के बाद वो आपको दवा 500 रुपये में भी मिल सकती है। तो पेटेंट होने से बहुत सारी कंपनियां इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगी, और पेटेंट नहीं होने से बहुत सारी कंपनियां इसका मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगी, मगर पेटेंट होने से सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर पाती है जिस कंपनी के अंदर ये पेटेंट मिला हुआ है, और इस वजह से वो इसके लिए एक एडवांटेज यूज़ करती है और काफ़ी महंगी रेटों पे इसकी दवा बेचती है, क्योंकि बाज़ार में उसकी बहुत डिमांड होगी और गुडविल बनी रहेगी। अगला पॉइंट है एक्सेस टू सप्लाईज। एक्सेस टू सप्लाईज का मतलब होता है जब बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें शॉर्टेज होती हैं जिनकी, और आपकी पहुंच उन
सप्लाईज पे पहले है, यानी कि अगर बहुत सारी चीज़ें बाज़ार में शॉर्टेज के रूप में घूम रही हैं मगर आपके पास उसकी कोई कमी नहीं है, आप जब चाहते हैं तभी वो आपके पास सप्लाई के रूप में मिल जाती हैं, तो आप एक गुडविल की वजह से ऐसा कर पाते हैं। तो इस वजह से बाज़ार में आपकी गुडविल रहती है कि अगर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो बाज़ार में आपकी माल की कभी भी शॉर्टेज नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जो रॉ मटेरियल है उसकी सप्लाई भी आपके लिए शॉर्टेज नहीं क्रिएट हो रही, तो आपकी गुडविल बाज़ार में अलग से दिखाई देती है। क्वालिटी, अगर आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं अपनी प्रोडक्ट का तो क्वालिटी की वजह से भी आपकी गुडविल बनी रहती है। आप उस ब्रांड को, आप उस चीज़ को, आप उस सामान को, आप उस कमोडिटी को हमेशा उसके नाम से जानते हैं, बिकॉज आपकी क्वालिटी अलग से कुछ होती है। 8th पॉइंट है मार्केट सिचुएशन। अगर मार्केट बूम पे है, मार्केट के अंदर अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी अच्छी होती है और आप क्योंकि टाइम टू टाइम बाज़ार के अंदर कंजम्पशन का जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है, मगर आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी बाज़ार में खूब डिमांड है, तो मार्केट की सिचुएशन आपकी डिमांड, आपके प्रोडक्ट की गुडविल बनाती रहती है, आपके बिजनेस की गुडविल बनी रहेगी। 9th पॉइंट है रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसके साथ बहुत बड़ा रिस्क जुड़ा हुआ है तो आपकी गुडविल कम होगी, और अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसके साथ रिस्क कम जुड़ा हुआ है तो आपकी गुडविल ज़्यादा होगी। यानी कि जिस बिजनेस के अंदर कम रिस्क होता है उसके साथ गुडविल ज़्यादा होती है, और जिसके साथ रिस्क ज़्यादा होता है उसकी गुडविल बाजार में कम होती है। 10th पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस का जो नेचर है वो ज़्यादातर इस तरह का सामान आप बनाते हैं जो बिजनेस चलने वाला है बाज़ार के अंदर, लाइक ग्रोसरी आइटम बनाते हैं, या ऐसा आइटम है जो बाज़ार में सिर्फ फैशन के टाइम पे आता है, तो फैशन के टाइम पे आने वाला बिजनेस ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इस टाइप का जो बिजनेस होता है उसकी गुडविल लगातार बड़ी नहीं होती, कम हो जाती है। और ऐसा बिजनेस जो लाइफ टाइम चलने वाला है, उस तरह के बिजनेस का जो नेचर होता है उसकी गुडविल लगातार बढ़ती चली जाती है। 11th पॉइंट है पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस का मतलब है अगर आपकी बिजनेस के अंदर लगातार पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लगातार आप कई सालों से प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं, सेल्स की फिगर लगातार बढ़ती जा रही है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट लगातार कामयाब होती जा रही है, आप नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ बढ़ाते जा रहे हैं, आप एक्सपेंशन करते जा रहे हैं, तो ये पास्ट परफॉर्मेंस की वजह से भी आपकी गुडविल काफ़ी अच्छी लगेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल आपकी बनाते हैं, फिर भी कुछ हम और फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला पार्ट है अदर फैक्टर्स के रूप में आफ्टर सेल सर्विस। अगर आपने लाइक एलजी की मशीन खरीदी, वॉशिंग मशीन खरीदी, और आपको 2 या 3 साल बाद उसमें कोई दिक्कत महसूस हुई और आपने उसकी कंपनी के कस्टमर केयर पे फ़ोन कर दिया और आपको उसने बोला कि आप 48 आवर्स के तक वेट कीजिए, हम आपके घर में सेल्स एग्जीक्यूटिव को भेज देंगे, और उसने आपके घर में 12 या 15 या 24 आवर्स के अंदर ही कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव भेज दिया, तो आपको लगेगा देखिए कितनी अच्छी सर्विस है, 48 आवर्स का भी बोलते हैं और 24 आवर्स के अंदर सर्विस कंप्लीट कर देते हैं। और ऐसा आपके साथ 2 से 3 बार हुआ या 4 बार हुआ, तो आप हमेशा प्रेफर करेंगे कि आप एलजी के ही प्रोडक्ट खरीदें या जिस कंपनी से आप लिंक्ड हैं उससे ही खरीदें जिसके अंदर आपको प्रॉपर सर्विस मिली है। मगर अगर वो कंपनी ऐसा करती है कि आपने उसको फ़ोन किया और 48 आवर्स में बोल दिया उन्होंने कि हमारे कस्टमर हमारे पास जो आपका इंजीनियर है वो आपके पास आके आपकी वॉशिंग मशीन को ठीक कर देगा, मगर वो आदमी आपके पास 2 दिन तक नहीं आया, फिर 2 दिन बाद फ़ोन किया, फिर उन्होंने बोला जी 1 दिन और दीजिए, फिर 2 दिन तक और वेट किया, फिर ऐसे ही करते करते उसने 10 दिन अगर आपसे के निकाल दिए, तो क्या आप कभी भी उस प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे? बिल्कुल नहीं खरीद पाएंगे। और इवन किसी को भी आगे रिकमेंड नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा मना करेंगे कि इनकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत ख़राब है, इसलिए आप कभी भी ये प्रोडक्ट आगे रिकमेंड नहीं करेंगे और बिल्कुल मना कर देंगे किसी को भी खरीदने के लिए। दूसरा पॉइंट है गुड कंज्यूमर रिलेशनशिप। गुड कंज्यूमर रिलेशनशिप भी आफ्टर सेल सर्विस या लोगों के बर्ताव से ही बनता है कि अगर किसी कंज्यूमर ने आपके प्रोडक्ट की कोई शिकायत की है तो उसको जल्दी से जल्दी दूर करें, तो आपके और कंज्यूमर के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाएगा और गुडविल बनती चली जाएगी। गुड लेबर रिलेशनशिप एक्सेट्रा। अगर कंपनी के अंदर जो लेबर काम करती है और जो मैनेजमेंट, उनके बीच में एक अच्छा संबंध है, तो एक कंपनी का पॉजिटिव वाइब्स जाती हैं बाज़ार के अंदर कि ये कंपनी अपने लेबर्स को भी बड़े अच्छे से रखती है, इसलिए गुडविल इसकी और बढ़ जाती है।
तो इस तरह की बातें गुडविल को इफेक्ट करती हैं और आपकी गुडविल या तो बढ़ जाती है, अगर आप इन चीज़ों को, इन फैक्टर्स के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो गुडविल बाजार में घट भी जाती है। अगर आपने क्वालिटी प्रोडक्ट लगातार बेचते हैं और आपने क्वालिटी के अंदर कोई कमी की थी तो धीरे धीरे आपकी गुडविल नीचे चली जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए कुछ गुडविल की वैल्यूएशन के तरीके हैं जिसको आप प्रैक्टिकल लेवल पे पढ़ेंगे, पर थ्योरेटिकल बात है कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। एवरेज मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड बेसिकली, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है उसकी बात करेंगे। और कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 और मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या चीज़ होती है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप छोटी सी एग्जांपल वही ले लेते हैं, हल्दीराम के समोसों का बात करते हैं। अगर आप अपने पड़ोस में बात करेंगे तो हल्दीराम के जो समोसे हैं उससे अगर कंपेयर करते हैं तो हो सकता है आपके पड़ोस वाले समोसे हल्दीराम से ज़्यादा आपको स्वादिष्ट लगते हों। वो दिन में 200 समोसे बेच मुश्किल से पाता है और उसका रेट भी 12 या 13 रुपये हो सकता है। मगर हल्दीराम समोसे, अपने हल्दीराम का ब्रांड वैल्यू या गुडविल इतनी ज़्यादा है कि एक दिन में वो लाखों समोसे बेचता है और उसका रेट भी कहीं उससे ज़्यादा होगा, 17-18 रुपये तक का एक समोसा होता है। तो वो जो इतना जो गैप है, नॉर्मल प्रॉफिट जो आदमी 12 रुपये बेच के खा रहा है और आप जो हल्दीराम है वो 18 रुपये में बेच पा रहा है वही वाली चीज़, तो उसका जो 6 रुपये का गैप है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल। तो इसी चीज़ को हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो यानी कि सुपर प्रॉफिट इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तब और ज़्यादा क्लियर होगा आपको कि एक्चुअली किसी भी फर्म का एवरेज प्रॉफिट जो चला आ रहा है पुराने सालों से, क्यों? बिकॉज ऑफ गुडविल। और एक उसी तरह की किसी फर्म का जो नॉर्मली प्रॉफिट होता है, यानी कि अगर आप हल्दीराम हैं और हल्दीराम के हिसाब से अगर आप 18% प्रॉफिट कमाते हैं और बाकी समोसे बेचने वाली कंपनियां 12% प्रॉफिट कमाती हैं, तो एक्चुअली 6% सुपर प्रॉफिट कहलाता है। नॉर्मल भाषा में ये बात है। तो आप इसको डिटेल में समझेंगे। और चलिए तो अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने चलते हैं जिससे आपको और कुछ क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। बाय बाय, टाटा, सी यू।